स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। मनोहर श्याम जोशी वो लोकप्रिय लेखक थे जिनकी कहानियाँ हिंदुस्तान की एक पूरी पीढ़ी के बचपन और किशोरावस्था की यादों में बसी हैं। भारतीय टीवी सीरियल्स के पिता कहलाने वाले जोशी जी ने हमें दिए हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहिन जैसे धारावाहिक। आज उन्हीं की एक कहानी, उनके फेवरेट मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग की खट्टी मीठी उलझी अटकी हुई सी जिंदगी और उस जिंदगी की अभिलाषाओं की। आइए सुनते हैं मनोहर श्याम जोशी की कहानी मडेरा मरून। रियासतों से घिरे उस छोटे से सरकारी इलाके के एग्रीकल्चर विभाग के सबसे बड़े अधिकारी श्रीयुत सुरेश चंद्र पांडे ने सोचा कि अब वो जमाना आ गया है जब बिना एक अच्छी कार के ऑफिसर नहीं रहता। ड्राइंग रूम की खिड़की से पोर्टिको में खड़ी उनकी अपनी कार साफ नजर आ रही थी। सन 36 के मॉडल की फोर्ड, जिसका सुंदर हरा रंग वर्षा और धूप के प्रभाव से मटमैला हरा हो चुका था, पांडे जी को एक निहायत बेहुदा सा मजाक मालूम हुई। भाग्य का खेल देखिए, पांडे जी ने काफी सोच विचार कर एक नई मॉडल की ऑस्टिन 8 खरीदने का इरादा किया था और इसी बीच उनके जूनियर पर बराबर तनख्वाह पाने वाले इंजीनियर बैनर्जी ने वही कार खरीद ली, ऑस्टिन 8। छोटी सी परंतु सुंदर कार, पेट्रोल का जिसमें खर्च कम होता है। पांडे जी के लिए ये सबसे अच्छी कार रहती। पर अब पांडे जी वो कार कैसे खरीद सकते हैं? वो कार जो उनके जूनियर ने खरीदी है, असंभव। पांडे जी काउच से उठ गए, पतलून की जेब से सिगरेट केस निकाला और एक गोल्ड फ्लेक सुलगा ली। सिगरेट के कशों में पांडे जी अपनी खोई मानसिक शांति को वापस पाने के प्रयास में थे कि माली के छोटे लड़के भौरैया ने जिज्ञासा का शिकार होकर कार का हॉर्न दबा दिया। पांडे जी ने लपक कर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और माली के लड़के को एक अच्छी डांट सुनाई। वो शायद उसे और डांटते, पर उनकी फोर्ड कार ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। न जाने क्यों इस समय उसके खोट ऐसे साफ नजर आ रहे थे जैसे कि वो उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हों। मैला हुड, सेलोलाइट के कटे फटे स्क्रीन, कपड़े से छिपे होने के बावजूद उभर जाने वाले सीटों पर बड़े छेद, डायल्स जो अब कुछ नहीं बता पाते थे, रोगी के गाल से पिच के मडगार्ड, घिसे हुए टायर। इन सब चीजों पर पांडे जी ने पहले भी गौर किया था, पर आज वो उनके हृदय में कांटे सी चुभने लगी। ये है उनकी कार, ये है एग्रीकल्चर विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर की कार, जबकि उनके जूनियर के पास बिल्कुल नई ऑस्टिन 8 हो। यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ड्रामे के अंदाज से पांडे जी एक निश्चय पर आ गए। बल खाती पहाड़ी सड़क अंधेरे में डूबी हुई मोड़ के बाद जैसे सहसा प्रकाशवान हो जाती है, वैसे ही पांडे जी के विचारों के कोहरे को चीरती हुई निश्चय की किरण फूट निकली। सिगरेट को फेंक कर उन्होंने जूते के तले दबा दिया और घर के भीतर चले गए। फोन उठाकर कैलाश मोटर्स का नंबर मिलवाया और इंतजार करने लगे। लाइन के दूसरे सिरे से थोड़ी देर बाद आवाज आई, हेलो, दिस इज कैलाश मोटर्स। आवाज को पहचानते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर पांडे जी ने कहा, नमस्कार गुप्ता जी, मैं पांडे बोल रहा हूं। अच्छा, पांडे साहब हैं, कहिए आज कैसे याद फरमाया? अरे भाई, बात यह है कि मैं अपनी पुरानी कार बेच देना चाहता हूं। नई कार लेने का इरादा है। नई कार जरूर लीजिए पांडे साहब, पर पुरानी कार का और माफ फरमाइए खासकर आपकी कार बिकना बहुत मुश्किल है। बेकार बात मत कीजिए गुप्ता जी, पुरानी कारें आसानी से बिक जाती हैं। हाँ, तो कोई नई कार सजेस्ट कीजिए। नई कार, ऑस्टिन 8 के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑस्टिन 8 नहीं साहब, मैं बढ़िया कार खरीदना चाहता हूं। शेवरलेट लीजिएगा? क्या प्राइस होगी? प्राइस की आप फिक्र ना करें पांडे साहब, फिलहाल आपका नाम वेटिंग लिस्ट पर लिख देता हूं।
कारें जब पहुंच जाएंगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। पांडे जी ने फोन रख दिया और बहुत प्रसन्न होकर घर के भीतरी हिस्से में चले गए। दरअसल उनके घर के इन दो विभागों में बाहरी और भीतरी उतना ही अंतर है जितना कोयल और कौवे में होता है। खानसामा जुम्मन के प्रयासों की कृपा से ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और ऑफिस, ये तीनों कमरे तरतीब से जमे चमचमाते रहते हैं। बच्चों को इस दुनिया में प्रवेश केवल विशेष अवसरों पर ही मिल पाता है, इसलिए शायद वे अपनी दुनिया में इतनी मनमानी करते हैं। कालूराम चपरासी लाख झाड़ पोंछ करता है, पर पांडे जी के घर के भीतरी विभाग की बेतरतीबी टस से मस नहीं होती है। दरी पर स्याही के दाग, जमीन पर लापरवाही से पड़ी सिलाई की मशीन, उल्टी सुल्टी बिखरी मेज कुर्सियां, श्रृंगारदान में रखे कंघे, तेल और ब्रशों का झमेला, ये उस दुनिया के अमिट घोतक हैं। पांडे जी ने इस दुनिया में बदलाव करने के प्रयत्न कई बार किए हैं। श्रीमती जी को कई दिन अपने पुराने बड़े साहब मिस्टर नॉक्स के घर की सफाई के गुणगान सुनाकर घर साफ रखने को प्रोत्साहित करना चाहा था। बच्चों को भी बहुत बार डांटा था। देखते नहीं अमुक साहब के बच्चों को किस सफाई से रहते हैं। परंतु पांडे जी के ये प्रवचन अस्वच्छता के विशाल सागर में कंकड़ के समान पड़ 2-4 बूंदें उछाल न जाने किन गहराइयों में विलीन हो जाते थे। लेकिन पांडे जी को इन असफलताओं ने कोई विशेष कष्ट नहीं दिया। भीतरी दुनिया भीतरी है, उसमें बाहर वालों की पैनी नजर नहीं पहुंच सकती, ये सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया। इस समय पांडे जी बड़े आंगन को पार कर रसोई घर की ओर बढ़े। उनकी श्रीमती जी वहां एक कुर्सी पर बैठी महाराजन को खाना बनाने में अपनी अमूल्य राय से सहायता दे रही थी। हाथ में एक अधबुना बनियान ले रखा था, जिसको बुनने में उनकी उंगलियां केंचुए सी चल रही थी। इस बनियान में बिना एक हफ्ता गुजरे कोई बदलाव नहीं आता था। सुन रखा था कि अंग्रेज अफसरों की बीवियां अपना फालतू समय इस कार्य में लगाती हैं। इस समाचार ने श्रीमती पांडे को बुनाई अपनाने को प्रेरित किया, क्योंकि पांडे जी हमेशा उन्हें बताते रहते थे कि उन्हें एक आदर्श ऑफिसर की पत्नी बनना है। पांडे जी को देखकर उन्होंने कुछ कहना ही चाहा था कि उबासी ने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया। पांडे जी को ये उबासी शायद नजर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने इस समय श्रीमती को ये नहीं बताया था कि उबासी लेने के बाद माफ कीजिए कहना ना भूलो। उन्होंने बहुत खुशी के स्वरों में कहा, डार्लिंग, मैंने एक शेफ बुक कर ली है। शेफ? श्रीमती पांडे ने कहा, क्या शेफ? तुम तो कुछ भी नहीं समझती। तनिक झुंझलाकर पांडे जी बोले, मेरा मतलब है शेवरलेट कार, समझी? ओ, श्रीमती ने समझते हुए कहा, कार? नई कार खरीद रहे हो क्या? हाँ, अब समझी तुम, पांडे जी ने हंसकर कहा। नई कार, बढ़िया कार डार्लिंग। ये तुमने अच्छा किया। सच कहती हूं, जब से बैनर्जी ने कार ली है, उसकी बीवी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। दाल में नमक चखते हुए श्रीमती पांडे ने कहा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, जब देखो एक ही रट लगा रखती है, कार, हमारी नई ऑस्टिन। हम कार शॉपिंग करने गए, नई कार के लिए नया ड्राइवर रखा है। बाबा, जान निकाल देती है अपनी कार की बातों से। श्रीमती के गालों को हाथों से सहलाते हुए पांडे जी ने कहा, अब मिसेस बैनर्जी तुमसे कुछ नहीं कह पाएंगी। अड़चनें हमेशा आती हैं जब उनकी आशा नहीं की जाती, इसलिए शायद वो छोटी होते हुए भी फुंसियों के समान मनुष्य को बहुत परेशान कर देती हैं। एक ऐसी ही छोटी अड़चन आकर पांडे जी और शेवरलेट कार के बीच एक विशाल दीवार बना खड़ी हो गई। पांडे जी का वो सुख सपना, जिसमें उनकी पुरानी कार, जिसे चपरासी साहब का उड़न खटोला कहते हैं, उनके पोर्टिको को नई शेवरलेट कार के लिए खाली कर देती, इस दीवार से टकराकर चूर चूर हो गई। और ये अड़चन थी कुछ हजार रुपयों का खर्च। पांडे जी रुपए खर्चने के पक्ष में थे, पर उसी हद तक जहां खर्च होता है, फिजूल खर्च नहीं। उनका पैसा और उनका ओहदा, केवल यही दो चीजें दुनिया में उनको प्यारी थीं। आज उनके सामने एक जटिल समस्या आ खड़ी हुई, जिसमें ओहदे और पैसे का द्वंद्व था। ओहदे के मान के लिए
ये आवश्यक था कि वो एक बढ़िया कार खरीदें, और बढ़िया कार के लिए आवश्यक था कि वो ब्लैक मार्केट के भाव से खरीदें। कल शाम कैलाश मोटर्स के मैनेजर गुप्ता ने ये बात साफ कर दी थी। शेवरलेट कार आपको कंट्रोल प्राइस पर नहीं मिल सकेगी पांडे साहब, उसने कहा था। आप ब्लैक मार्केट करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। पांडे जी ने रोब से काम लेना चाहा था। ऐसी बेईमानी कौन नहीं करता पांडे साहब, गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा था। सच बताइए, बात आपके हमारे बीच की है। आप लोहे और सीमेंट की सप्लाई के स्पेशल ऑफिसर रहकर कितने ईमानदार रहे। हटाइए इन बातों को गुप्ता जी, ये निजी मामले हैं, पांडे जी ने कुछ दबकर कहा था। पर आपको सरकारी ऑफिशियल्स के लिए कुछ रियायत करनी चाहिए। रियायत जरूर करूंगा पांडे साहब, गुप्ता ने उत्तर दिया था। पहली बात, आपसे कंट्रोल प्राइस से ऊपर केवल 1,500 रुपये और लूंगा। दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट पर बाद का नाम होते हुए भी आपको कार पहले दूंगा। 1,500 रुपये? पांडे जी सोचते और झुंझला उठते। पर कार, वो भी तो आवश्यक है। वर्तमान से परेशान आदमी भूतकाल की ओट में छिप जाना चाहता है। पांडे जी को अपने बचपन की याद आ गई। पहाड़ी गांव में मस्त नाले के समीप उनका पत्थर का तिमंजिला मकान उनकी आंखों के सामने नाच उठा। वो मकान जिसके दालान में उनके पिताजी हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। बुढ़ापे के बोझ से दबी उनकी आंखें कभी कभी खुलकर मकान के चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए सीढ़ी नुमा खेतों को देखती, जो उनकी जीविका के एकमात्र साधन थे। पांडे जी को तब भी इस जीवन से कितनी घृणा थी। वो जीवन जिसमें पांडे जी के विचार में सोना और जागना बराबर था। पथरीले खेतों को जोतते बोते किसानों में और हुड़के की ताल के संग पानी भरे खेतों में धान बोती हुई उसकी स्त्रियों के जीवन में पांडे जी को कोई हलचल नहीं दिखाई दी थी। वो तो एक ऊँघता हुआ जीवन दिखाई दिया था, वैसा ही अचल जैसे कि सामने खड़ी पहाड़ी चोटियां थीं। तब उनकी प्रेरणा के स्रोत उनके चाचा थे। उनके परिवार में तब केवल वही सरकारी नौकर थे, और नौकर भी कोई साधारण नहीं, वो थे PWD के ओवरसियर। उस जमाने में पहाड़ी इलाका मैदानों में बसे दफ्तर वालों के लिए तिब्बत सा अगम्य था। वहां जो चाहे सो करो, कोई पूछने वाला नहीं था। चाचा एक और आधे गैंग से पुल की मरम्मत करवाते और दूसरी ओर बाकी गैंग से पुल तुड़वाते। एक एक ठेके में हजारों का वारा न्यारा हो जाता था। जब ठेकेदारों की टोलियां चाचा के लिए आती तो पांडे जी के हृदय में चाचा के पद को पा लेने की आकांक्षा भभक उठती थी। पांडे जी के ओवरसियर बनने के अरमान गणित की जटिलता में जलकर राख हो गए। जैसे तैसे हाई स्कूल पास किया था और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा लेकर पहाड़ों को दूर छोड़ उन्होंने इस इलाके में एक मामूली सी नौकरी कर ली। नौकरी मामूली थी पर सरकारी। कुछ साल बाद पांडे जी छुट्टी लेकर विदेश गए और एग्रीकल्चर में एक और डिप्लोमा ले आए। साहब की खुशामद में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसी तपस्या के फलस्वरूप आज वो विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। टूर करने के भत्ते से, गांव की जमीन बेचने से, चाचा की जायदाद हड़पने से और लोहे और सीमेंट सप्लाई के विशेष अधिकारी होकर बेईमानी करने से उनके पास धन एकत्र हुआ है। और इस पसीने की कमाई में से 1,500 की फिजूल खर्ची हो जाए। पर ओहदे का मान। पांडे जी फिर से समस्या की उलझन में पड़ गए। एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरने लगी। बिना समाधान के कोई समस्या नहीं होती। लगातार 5 सिगरेट पीने ने अपना असर दिखाया। पांडे जी ने निश्चय कर लिया कि वो कानूनी कार्यवाही करके कार कंट्रोल प्राइस पर ही लेंगे। इस विषय में उन्हें सबसे अच्छे सलाहकार भोलादत्त जोशी लगे। जोशी जी के बारे में कुछ लोगों की धारणा यह है कि वो सन्यासी हैं, कुछ का कयास ये है कि वो शोहदे हैं। शायद सच्चाई ये है कि वो न सन्यासी हैं न शोहदे हैं। बुजुर्ग आदमी, उम्र कोई 70-72 की होगी। रिटायर होने के समय से बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। तब से इधर उधर घूमते रहते हैं। उनका काम कानूनी मामलों में सलाह देना है। जोशी जी ने संसार के अन्य प्रलोभनों पर विजय पा ली है, पर
वकालत की वासना ने उनको दुनियादारी से जकड़ लिया है। जब पांडे जी उनके पास पहुंचे, जोशी जी चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते जोशी जी ने पांडे जी की समस्या सुनी। गिलास खत्म कर मुंह पोंछते हुए वो हंसे। वही हंसी जो पहाड़ों को उखाड़ फेंक सकने वाला दैत्य देवदार के पेड़ को उखाड़ देने की विनती सुनकर हंसता। जोशी जी ने अपनी सलाह दी। पत्रों और उत्तरों की फाइल बन गई। दफ्तर के टाइपिस्ट का कार्य बढ़ गया और इस सब के फलस्वरूप कैलाश मोटर्स के मैनेजर गुप्ता को मालूम हो गया कि उसने बर्रे का छत्ता छेड़ दिया है। उसने न केवल पांडे को शेवलेट कार कंट्रोल प्राइस पर दे दी, बल्कि उनकी पुरानी कार राव साहब मकरेड़ा को अच्छे दामों पर बेच दी। पांडे जी को इस जीत पर बड़ी खुशी हुई। बात थी भी खुशी की। ना फिजूल खर्ची हुई, ना ओहदे के मान पर आंच आई। इससे अच्छा और क्या हो सकता था। जिस दिन कार दुकान में पहुंची, पांडे जी स्वयं जाकर उसे घर ले आए। पोर्टिको में उसे खड़ी कर वो उतरे तो बच्चों ने खुशी के कारण हल्ला मचा दिया। शोर कुछ ज्यादा था, पर पांडे जी ने इस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद भी बहुत खुश थे। माली, चपरासी, खानसामा सभी ने कार को देखा और इस बात में गर्व अनुभव किया कि उनके साहब के पास एक बढ़िया कार है। पांडे जी ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर लेट गए। एक गिलास ठंडा पानी पीकर उन्होंने चैन की सांस ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे खड़ी चढ़ाई पार कर वो पहाड़ी की छायादार चोटी पर पहुंच गए हों। श्रीमती जी थोड़ी देर बाद आकर उनके संग सोफे पर बैठ गईं। खानसामा जुम्मन चाय का सामान मेज पर रख गया। पोर्टिको में खड़ी उनकी नई कार सूर्य की किरणों में कांच के टुकड़े सी चमक रही थी। कितनी बढ़िया कार है, श्रीमती पांडे ने टोस्ट उठाते हुए कहा। चाय का घूंट लेकर पांडे जी बोले, रंग देखा तुमने, कितना प्यारा है। हाँ, मैरून है, श्रीमती पांडे ने कहा। मैरून नहीं डार्लिंग, ये मैडेरा मरून कहलाता है। फ्राइड एग पर छुरी चलाते हुए पांडे जी बोले। मैडेरा मरून शब्द को श्रीमती पांडे ने 3 बार दोहराया और फिर चाय का घूंट लेते हुए बोली, सुनो जरा मिसेस बैनर्जी को कार दिखाना, देखें फिर अपनी कार की कितनी बातें कहती हैं। पांडे जी और श्रीमती जी दोनों हंस दिए। हंसी को रोककर पांडे जी बोले, कल संडे है, कल जाऊंगा उनके घर। पांडे जी का वो दिन बड़ी अच्छी तरह कटा। जो आया उसने कार की प्रशंसा की। पांडे जी को एक ही कमी इस प्रशंसा में खटकी, वो लोगों का रंगों के नामों से अपरिचित होना। जो देखता कार का रंग मरून बताता और पांडे साहब हर बार सही करते। मरून नहीं साहब, मैडेरा मरून कहलाता है। खैर, इसमें लोगों का क्या दोष, इस रंग की कोई दूसरी कार शहर में है ही नहीं। पांडे जी ने सोचा और इस बात में उन्होंने एक गर्व अनुभव किया। कार आ जाने से पांडे जी के अफसरी ठाट बाट में पूरापन आ गया। उनके पास किस चीज की कमी है जो एक ऑफिसर के पास होनी चाहिए। ये शानदार बंगला, सजे सजाए कमरे, नौकर चाकर, बैंक में बैलेंस, अलमारियों में बंद पुस्तकें, जिनमें साहित्य से लेकर सेक्स तक के सभी विषयों का चित्रमय निचोड़ है, मासिक पत्रिकाएं, दीवारों पर टंगी प्रसिद्ध पेंटिंग्स, खूबसूरत क्रॉकरी और ये शेवरलेट कार। रात को सोते समय उन्हें ऐसा लगा कि उनके बाल्यकाल के सपने आज पूर्णतया सत्य हो गए हैं। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट लेकर पांडे जी इंजीनियर बैनर्जी के घर जाने के लिए कार में बैठ गए। कार जब पोर्टिको छोड़ने लगी तो श्रीमती पांडे हंसकर बोली, आज मिसेस बैनर्जी जल कर रह जाएंगी। पांडे जी भी मुस्कुरा दिए। गियर बदला और कार बंगले से बाहर हो गई। पांडे जी जब इंजीनियर बैनर्जी के बंगले के अहाते में कार ले आए तो उन्होंने देखा कि पोर्टिको में एक नए मॉडल की ब्यूइक खड़ी है। अपनी कार को बाहर ही खड़ी कर वो पोर्टिको की ओर बढ़े। ब्यूइक कार ने उन्हें बहुत चक्कर में डाल दिया, क्योंकि इस इलाके में ब्यूइक केवल सेठ रामचंद्र मोनी के पास थी और मोनी भला बैनर्जी के यहाँ क्यों आने लगे। बरांडे की सीढ़ियां चढ़ते हुए पांडे जी ने सोचा कि ये कार किसी बाहर के आए हुए आदमी की है जो बैनर्जी का मेहमान बनकर आया है। पर इस बात ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया, क्योंकि रह रह कर
वो ये अनुभव करते थे कि ब्यूइक कार के सामने उनकी शैव की शान शौकत बिल्कुल फीकी पड़ गई है। एक नज़र ब्यूइक पर और डालकर पांडे जी ने कॉल बेल दबा दी। मिसेस बैनर्जी ने आकर दरवाज़ा खोला और होठों पर एक बनावटी मुस्कुराहट खींचकर बोली, नमस्ते नमस्ते पांडे जी, आइए ना, अंदर आ जाइए। ड्राइंग रूम में पांडे जी एक सोफे पर बैठ गए और मिसेस बैनर्जी ने नौकर को चाय लाने को कहा। पांडे जी ने बातचीत का सिलसिला जमाने के ख्याल से पूछा, मिस्टर बैनर्जी कहाँ हैं? वो तो कहीं गए हुए हैं, आधे घंटे में आने को कहा था, आते ही होंगे। फिर चुप्पी छा गई। केवल पंखे की घर घर और कभी कभी सुनाई पड़ने वाली कुत्ते की भौंक ही वातावरण की निस्तब्धता को भंग कर रही थी। पांडे जी परेशान थे। समझ में नहीं आता था कि कार की बात कैसे शुरू करें। इस बीच नौकर चाय लेकर आया। मिसेस बैनर्जी ने 2 कप चाय बनाई। पांडे जी से उन्होंने पूछा, शुगर 1.5? पांडे जी ने यस कहा। पांडे जी की ओर मिठाई की प्लेट बढ़ाते हुए मिसेस बैनर्जी ने कहा, कुछ खाइए मिस्टर पांडे। नो थैंक यू, अभी ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा हूं। पांडे जी ने बढ़ती हुई प्लेट को हाथ से रोकते हुए कहा और बात को चलाते रहने के लिए पूछा, आज रेनू गीता दिखाई नहीं दे रही, कहाँ हैं? उनके चाचा आए हैं, 1 हफ्ता हो गया यहां आए हुए उन्हें। चाचा के संग निकल गई घूमने, मिसेस बैनर्जी ने कहा। अच्छा ये बात है। मैं तो मिसेस बैनर्जी कुछ ऐसा बिजी रहा कि मालूम ही नहीं हुआ कि आपके देवर आए हैं। पांडे जी बोले, बात यह थी कि मुझे कार लेनी थी। शैव आजकल आसानी से मिल नहीं रही है, बड़ी दौड़ धूप के बाद मिली है कल। हाँ सुना था आपने कार ली है, मिसेस बैनर्जी ने कहा, पर शैव आपने बेकार ली, कोई ऐसी अच्छी कार नहीं है। पांडे जी तिलमिला उठे, फिर भी मुस्कुराकर बोले, कार कैसी भी हो मेरी कलर चॉइस आप मान जाएंगी। देखिए ये खिड़की से नजर आ रही है, देखा आपने? मिसेस बैनर्जी ने खिड़की से झांक कर कहा, मैडेरा मरून? समझ नहीं आई आपकी कलर चॉइस। पांडे जी का दिमाग जून में कोलतार की सड़क का मुकाबला करने लगा। उनका ध्यान पोर्टिको में खड़ी कार की ओर गया। ये ब्यूइक किसकी है? उन्होंने मिसेस बैनर्जी से पूछा। ओ ये ब्यूइक मेरे देवर को दहेज में मिली थी। उन्हें बड़ी कार पसंद नहीं, सो दोनों भाइयों ने कारें बदल ली, कहकर मिसेस बैनर्जी मुस्कुरा दी। पांडे जी को ऐसा लगा जैसे वो कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पर हों। कमरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। मिसेस बैनर्जी के सुरीले कंठ ने उन्हें वापस सजग कर दिया। मिस्टर पांडे, आप चाय नहीं पी रहे हैं? ठीक नहीं है क्या? वो पूछ रही थी। जी, जागते हुए पांडे जी ने कहा। हाँ, 1 आध स्पून शुगर और डाल दीजिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।